हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का विज्ञान का अध्याय 18 अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल, सबसे पहले भाई अपशिष्ट जल होता क्या है? ठीक है, अपशिष्ट जल जो होता है, जो पानी हम यूज कर लेते हैं उसके बाद जो बचता है ना भाई, वो पानी का होता क्या है, वो जाता कहाँ है? ठीक है, जो हम घरों में से बाहर निकाल देते हैं भाई, वो पानी जाता क्या है? अपशिष्ट जल की कहानी, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने दैनिक कार्यों के लिए भाई जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। ठीक है भाई, गंदा तो होएगा ही वो पानी, क्योंकि उसका उपयोग कर रहे हैं हम अपने दैनिक कार्यों में, जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। ठीक है, तो दूषित हो जाता है पानी। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले भूरे रंग का जल, जैसे कि सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि में नालियों में जाता है। ठीक है भाई, हम पानी का यूज कर लेते हैं, उसके बाद पानी को छोड़ देते हैं और पानी कहाँ चला जाता है? नाली में। वह अपशिष्ट जल कहाँ जाता है? इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। मतलब कि अगर किसी पानी में कोई अशुद्धियाँ हैं, कुछ वेस्टेज मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, गंदा है, तो भाई उस पानी को साफ करके उसको उपयोग में ले लेना चाहिए जितना संभव हो। ठीक है भाई, जिस रूप में संभव हो उसी रूप में उसको उपयोग में ले लेना चाहिए, क्योंकि पानी का 1 से 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं भाई। ठीक है, सब हरी सब्जियों को धोया गया, उस पानी का उपयोग हम गमलों में पौधों को डाल सकते हैं भाई। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? ठीक है भाई, कभी सोचा है भाई, जो ये पानी तुमने यूज किया उसे बाहर नालियों में छोड़ दिया, ये पानी अब कहाँ जाएगा? जल हमारी जीवन रेखा। ठीक है भाई, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में चर्चा करी थी। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत मतलब बहुत जरूरी। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 18.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है, आप इनमें से और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। अब देखो भाई, स्वच्छ जल के उपयोग, ये पहला है भाई पेयजल, पेय मतलब पीने के लिए जल। और भाई स्वच्छ जल का उपयोग कहाँ करते हैं भाई? हम नहाने के लिए करते हैं भाई। ठीक है भाई, कपड़े धोने के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, और भी आप अपने मस्तिष्क में जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है भाई वो लिख सकते हैं, पानी से जुड़ा हुआ कार्य। ठीक है, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सभी तक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं है। ठीक है भाई, ये उपलब्धता बहुत कम है भाई, पेयजल की उपलब्धता बहुत कम है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। मतलब जो कि पानी पीने के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जो कि गंदे पानी पीने के कारण उत्पन्न होती है, और मृत्यु का ग्रास हो जाता है, मतलब कारण बन जाता है भाई मृत्यु का। बीमारियां, सभी बीमारियां खतरनाक है भाई। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में लोग यहाँ तक कि बच्चे को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ठीक है भाई, जल लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे जल का स्रोत होगा वहीं से तो जल लाया जा सकता है। तो इसके लिए कई किलोमीटर की यात्राएं करनी पड़ती है। तो भाई जो घर के अंदर जो आर्थिक क्रिया करता होगा वो पुरुष, वो तो भाई अपने कार्य पे निकल जाता है, लेकिन घर में बचते कौन है भाई? और बच्चे। ठीक है भाई, औरतें और बच्चे, तो ज्यादातर कार्य इन औरतों को या फिर बच्चों को करना पड़ता है पानी लाने का। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? मतलब कि भाई एक मानव को पानी के लिए अपना विद्यालय छोड़ना पड़े एक बच्चे को, तो भाई ये एक गंभीर समस्या नहीं है भाई? कि
पानी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अपना विद्यालय छोड़ना पड़े, पढ़ाई छोड़ना पड़े, क्योंकि कई किलोमीटर से पानी लाना होता है, उसी में समय व्यतीत हो जाता है। आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंध और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 से संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई, 22 मार्च 2005। ठीक है भाई, हर साल मनाया जाता है विश्व जल दिवस। किसने इसको बनाना आरंभ किया था भाई? संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने भाई। दशक मतलब होता है भाई 10 साल का टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं भाई दशक। दशक के लिए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल जल के जल स्रोत में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उनमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। ठीक है भाई, जल का उपयोग करने से पहले उसके अंदर उपलब्ध हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, इन सभी को अलग कर लेना जरूरी है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रयास सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। अब भाई, पानी को साफ करने के लिए कई चरण होते हैं, कई स्टेप होते हैं। सभी स्टेप को फॉलो करते करते हम पानी को एक टाइम पे साफ कर लेते हैं। वाटर फॉर लाइफ 2005 to 2015 अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो। ये लोगो है भाई। ठीक है भाई, किसका? यूएनओ के द्वारा सुझाए गए इस दशक को मना रहे थे ना भाई, पानी वाले दशक को जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, उसी का लोगो है। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों मतलब ऑफिस के अन्य उपयोगों के बाद प्रभावित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अनेक अपने साथ हानिकारक पदार्थ ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ, इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर हानिकारक पदार्थ द्रवित रूप में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं भाई, जो कि मिक्स होते हैं पानी के अंदर। क्रियाकलाप 18.2 अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वही जल के रंग, गंधा और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्र और शिक्षिकाओं इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। अब भाई, एक गंदे पानी के अंदर ये सभी अशुद्धियां होती है भाई, अकार्बनिक अशुद्धियां, ठीक है भाई, मृत जीव, रोगवाहक जीवाणु जो रोग फैलाते हैं भाई, ये सभी मौजूद होते हैं एक गंदे पानी के अंदर। इन अशुद्धियों के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। ये सारे के सारे भाई उदाहरण है भाई। ठीक है भाई, दुर्गंध युक्त अपशिष्ट शौचालय से उत्पन्न होता है भाई। कूड़ा, करकट,
ये भाई रसोई से, व्यावसायिक अपशिष्ट, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान से भाई जो भी वेस्टेज होता है, किसी चीज की धुलाई होती है तो उसमें जो भी गंदा पानी निकलता है वो भी छोड़ दिया जाता है भाई नालियों के द्वारा। कार्बनिक अशुद्धियां, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, ठीक है भाई, ये सभी के सभी भाई कार्बनिक अशुद्धियां हैं। अकार्बनिक अशुद्धियां नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, विब्रियो, कोलरा एवं सल्मानेला, पैराटाइफी, ये सभी के सभी भाई बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है भाई, टाइफाइड, हैजा, ये सभी के सभी ये गंदे पानी के पीने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अन्य सूक्ष्म जीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। ठीक है, जल शोध एक घटना पूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइप के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइप के अन्य जाल द्वारा उपयोग की जा चुके जल को ले जाया जाता है। ठीक है भाई, घरों में और सार्वजनिक भवनों में। सार्वजनिक भवन मतलब पब्लिक प्लेस के लिए जो होता है भाई, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है भाई, कोई मंदिर हो गया, मस्जिद, गुरुद्वारे हो गए। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता, जिसे सीवर कहते हैं। जो भाई सीवर तो देखा ही होगा आपने, आपके शहरों में होता है भाई, गलियों के अंदर जो पाइप बिछी होती है, सीवेज के अंदर हमारे द्वारा उपयोग किए गए पानी को छोड़ा जाता है और सीवेज पाइप के द्वारा हमारे शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। और पीने के लिए पानी आता है भाई, पाइपलाइन से आता है पानी। ठीक है, मतलब हमने पाइपलाइन बिछा रखी है पानी को लाने के लिए और पानी को निकालने के लिए। अगर हम देख पाते तो जमीन के अंदर हमें बहुत सारी पाइपलाइन दिखाई देती, छोटी, पतली, बड़ी, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। ये एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संघीय स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होता है जहां दिशा में परिवर्तन होता है। अब भाई सीवेज के पाइपलाइनों के दौरान उसके बीच में, जैसे कि पाइपलाइन यहाँ से आ रही है भाई, ठीक है, दूसरी तरफ से आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है पाइपलाइन। मान लो यहाँ पे अब मिलेगा तुम्हें एक ढक्कन। ठीक है, क्रियाकलाप 18.3 अपने घर, अपने विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवनों से वहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें: वहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाएं, गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें, मेन होल की संख्या मालूम करें, किसी खुले नल के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची तैयार करें। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटारा प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 18.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 18.4 एक क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। हर स्टेप के अंदर आप अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करना है भाई, ताकि क्या बदलाव हुए वो आपको पता चल सके। कांच के किसी बड़े जार
को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंद मिला दें। ठीक है भाई, फर्स्ट हो गया। सेकंड में जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। अब भाई कहा जा रहा है भाई पानी को गंदा करना है पहले तो उसे, ठीक है भाई, और उसे पानी को अब 2-3 दिन तक छोड़ देना है। उसके अंदर संतरा, स्याही, अपमार्जक, अपमार्जक मतलब साबुन, साबुन का झाग या शैम्पू का झाग, ठीक है, और उसे 2-3 दिन तक छोड़ देना है। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी प्रकनली में डालें। अल्प मात्रा मतलब बहुत थोड़ा सा किसी प्रकनली टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें। इस प्रकनली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगा इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है, इसके ऊपर मार्क कर लें भाई कि नमूना फर्स्ट है, सैंपल 1। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित्र में कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटे तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग कीजिए। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है, मतलब उसे मिक्स करते रहिए, उसे मिलाइए। अगले दिन जब वातान प्रक्रमण कुछ घंटे तक हो जाए तो किसी अन्य प्रणाली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातान के बाद नमूने 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पेपर होता है भाई, एक टुकड़े को मोड़ करके शंक्वाकार बना लीजिए। शंक्वाकार जैसे बर्थडे के अंदर टोपी आती है भाई, टोपी पहनते हैं ना भाई, बर्थडे मनाते हैं जब, वैसे शंक्वाकार, उसे बोला जाता है भाई शंक्वाकार। ठीक है भाई, कुछ इस टाइप का होता है भाई शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकों के केप को लगा दीजिए। केप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसे कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। केप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्य साइज की बजरी की परतें बिछाइए। वास्तव फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई और मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव्य को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव्य को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। लिक्विड को फिल्टर से बाहर नहीं जाने देना है भाई, क्योंकि नमूना लिया है थोड़ा सा ही है और गिर जाएगा बाहर, वेस्टेज हो जाएगा तो हमें परीक्षण करने में मुश्किल होगी। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव्य स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। अब इसमें से पानी गिराते रहना है और उसको साफ करते रहना है, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। फिल्टर जल के नमूने को तीसरी प्रणाली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूने 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी प्रणाली में फिल्टर जल का एक अन्य नमूना लीजिए जिसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह मिलाइए जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। प्रणाली को क्लोरीन युक्त नमूने 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी प्रणाली में नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन्हें चखना नहीं है, अगर चखोगे तो भाई इसका स्वाद कसेला या कड़वा हो सकता है और आपको बीमार भी कर सकता है, क्योंकि गंदे पानी से भाई टाइफाइड, हैजा, ये सभी बीमारियां इस
गंदे पानी के कारण उत्पन्न होती है। वातान के बाद द्रव्य के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया? क्या वातान से द्रव्य की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की शुद्धियां दूर हो गई? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया? क्या क्लोरीन का अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिक होती है? भाई ये सभी देखना है भाई तुम्हें क्रियाकलाप करने के बाद कि किसके अंदर क्या परिवर्तन नजर आया। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अब भाई हम संयंत्र देखने जा रहे हैं भाई अब कि कैसे जल को साफ करते हैं प्लांट के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित हैं जो जल को दूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट पदार्थ को ऊर्ध्वाकार लगी छड़ों से बने सलाखा, छन्ने, बार स्क्रीन से गुजरना होता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, झाड़ियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे अनेक साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है, जालियां हैं भाई। अब पानी इसमें से अगर गुजरता है तो सारा का सारा जो प्लास्टिक वाला कचरा है, जो पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं, ठीक है भाई, गाद हैं, सभी के सभी क्या हो गए भाई, यहीं पे स्टोर हो जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, आगे तक नहीं पहुंचेंगे। सलाका छन्ने। अब भाई सेकंड स्टेप, अब वाहिक अपशिष्ट जल को ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। ठीक है भाई, अब मिट्टी जो मिक्स होती है पानी में उसको अलग करने के लिए अब टंकियों में भरा जाता है। इन टंकियों में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उनमें उपस्थित बालू, ग्रेट और कंकड़ पत्थर उनकी पेंदी में बैठ जाते हैं। पेंदी मतलब नीचे वाला हिस्सा। ठीक है भाई, जैसे ये गिलास है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है भाई पेंदी। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है कहलाएगा भाई पेंदी। टंकियों में भरा जाता है पानी ताकि बालू कंकड़ कहाँ बैठ जाए, नीचे। ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी, ये है भाई ग्रेट और बालू अलग करने की टंकी, इसके पेंदी में बैठ जाएंगे भाई ये रेत बालू। फिर जल को एक एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटे तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपांग सलज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी, जो ग्रीस होता है और तेल होता है, ये पानी के ऊपर तैरता है। अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमात्रित स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। ठीक है, यही टैंकर है भाई, इसी में रखा जाता है भाई जल अपमात्रित। आप आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायविक जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिसमें उसमें वायवीय जीवाणु को वृद्धि होती है। जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये फोर्थ स्टेप था। वातीत्र, ये पानी है भाई।
कई घंटे के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में सक्रिय अपांक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग में जल का निकाल दिया जाता है। सक्रियता अपांक लगभग 97% 97% जल है। जल को बालू बिछाकर के बनाए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपांकों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। ठीक है भाई, जो पोषक तत्व बचे उन्हें वापस मृदा में भेज दिया जाता है। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। अब भाई इन प्रोसेस को करने के बाद उन्हें नदियों में छोड़ दिया जाता है। अगर उन्हें सप्लाई के लिए छोड़ा जाना है पाइपलाइन में, तो उसमें क्लोरीन मिलाना जरूरी पड़ता है भाई, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित जीवाणुओं को खत्म किया जा सके। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वही जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रम के जैसे ही होते हैं। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। अब भाई यूकेलिप्टस का मतलब होता है भाई सफेदे का पेड़। ठीक है, ये अधिक जल का उपयोग करते हैं भाई, बहुत अधिक जल पीते हैं भाई ये। तो इनको कहाँ लगाना चाहिए भाई, जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ जलों को साफ किया जाता है, वहाँ पे यूकेलिप्टस लगाया जाना चाहिए। इनसे क्या होगा भाई, जो अपशिष्ट जल होगा ये सोख लेते हैं भाई उस जल को, और इनमें से जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल ऊपर निकलेगा तो वो सभी का सभी वायुमंडल में स्वच्छ जल छोड़ दिया जाएगा। जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित रूप में कर सकते हैं, उसे व्यर्थ ना बहा करके। हम प्राय कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। मतलब कि जैसे बारिश होती है तो भाई सड़कों पे पानी भर जाता है, और नाली और सड़क दोनों एक समान हो जाती है। नाली में भी गंदगी होती है और सड़क पर भी। जब नालियां उमड़ने लगती है, मतलब अपने जल स्तर से ऊपर बहने लगती है भाई, सड़कों से बहने लगती है, और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ठीक है भाई, हमें उसी गंदगी में से गुजरना पड़ता है जो कि नाली के अंदर मौजूद होती है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वस्थकर एवं रोग कारक हैं। ठीक है भाई, क्योंकि भाई अब आप गंदे पानी से जाओगे, सीवेज के पानी से जाओगे तो आपको खुजली हो सकती है, घाव हो सकते हैं पैर के अंदर। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थ पर रोग वाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। ठीक है भाई, जहाँ कचरा मौजूद होगा वहाँ मच्छर मक्खियां होगी और फिर उनसे बीमारियां फैलेगी भाई। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों को इन विषय परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे
यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। मतलब कि जो आपके क्षेत्र में नगर पालिका या ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं, उनको इन समस्याओं से अवगत कराते रहना चाहिए और इस समस्या का निपटारा करवाना चाहिए उनका सहयोग करके। ठीक है, उनका सहयोग किया जाना चाहिए और अपनी इस समस्या का निपटारा कराना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैले। यदि किसी घर से निकलने वाले वही जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। ठीक है भाई, यदि कोई गंदगी फैलाता हो तो उससे निवेदन करें कि भाई औरों की बीमारी भी बेकार, औरों का स्वास्थ्य भी बेकार हो सकता है, दूसरे बीमार पड़ सकते हैं, उनसे निवेदन करना है भाई। ठीक है। अपशिष्ट जल का उपचार, संयंत्र का बोझ मत बढ़ाएं। पहले जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा। मतलब कि भाई अपशिष्ट जल संयंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जल ना जाए, वहाँ इस कार्य को कम रखें। अच्छी ग्रहण व्यवस्था बनाए रखें। की प्रक्रिया, अपशिष्ट पदार्थ में प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किसी प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। देखो भाई किस प्रकार के पदार्थ जा रहे हैं नालियों में। ठीक है भाई, ताकि वो आगे जाके समस्या उत्पन्न ना करें। खाना पकाने के तेल और वसा को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। यह पाइपों में कठोर पदार्थ की परत जमा करके उन्हें अवरुद्ध कर सकती है। खुली नाली में वसा मृद के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उनकी जल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है। तेल और वसा को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल में शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। उपयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग, स्वच्छता की कमी से संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनती है। ठीक है भाई, स्वच्छता अगर रहती है तो फिर बीमारियां दूर रहती है। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करें। हमारी जनसंख्या एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरी, खेतों और अनेक बार सीधे जल संयंत्र में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव, अब भाई जो कि शौचालय ना होने के कारण भाई खुले में जाना पड़ता है भाई शौच के लिए, जो कि खतरनाक है भाई। मल स्वयं संकट का एक कारण जिसे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। जल में भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुएं, ट्यूबवेल, नलकूप, झरने और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। जैसे कि आपने गैस 16 अथवा अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोग का सबसे सुगम पथ बन जाता है। ठीक है भाई, इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पैचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कापोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। सेप्टिक
टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मलवाह की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल, अलग अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घर के समूह। ठीक है भाई। सेप्टिक टैंक होते हैं ना भाई, टैंकरों द्वारा गटर की सफाई कर दी जाती है। बुझे जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वायु मल का निपटारा कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अवशिष्ट पदार्थ के स्वच्छतापूर्ण निपटारे की तकनीक सुविधा प्रदान करते हैं। इन शौचालय में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय में बंद नालियों से होकर के होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता हमारे देश में समय समय पर लोगों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पतालों आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं और विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इसका उचित निपटारा आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। ठीक है भाई। रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ जो छोड़ा जाता है उनके द्वारा, तो उनका निपटारा करना जरूरी होता है, नहीं तो भाई बड़ी मात्रा में बीमारियां फैल सकती हैं। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के योगदान कर सकते हैं। हमारे वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है भाई। कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में, नहीं तो बहते हुए नालियों को बंद कर सकता है। निष्कर्ष, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमें सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों का स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए, ठीक है भाई, स्वच्छ अवस्था बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में अपनी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाए। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों, असंवादितता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य अधिक शक्ति होती है। ठीक है भाई। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। ठीक है भाई। कोई मानव के विकास के लिए कोई कार्य करना चाहिए तो ये नहीं देखना चाहिए भाई दूसरा शुरुआत करे तो हम चले। किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है भाई। ये चैप्टर खत्म। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।